हाय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। और आज के इस वीडियो में हम एक दोस्त को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे तो हम गोल ऑब्जेक्ट्स के बारे में अर्ली मैन के टाइम से ही जानते हैं, और ये जो सर्कल्स होते हैं ये काफ़ी सारे अलग अलग साइजेस के भी हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक सर्कल को मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो हैं रेडियस और डायमीटर। ये जो वर्ड डायमीटर है ये ग्रीक के डायमेट्रॉन वर्ड से आया है, जिसका बेसिकली मतलब होता है सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन जो आर पार मेजर करे। किसी भी सर्कल को जब हम बनाते हैं तो इसकी जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम एक स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि बाउंड्री कितनी लंबी है, और सर्कल की इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसे हमेशा ही एक स्केल से मापना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए हम एक मेजरिंग टेप या एक स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं इसे मेजर करने के लिए। तो मज़ेदार बात यह है कि आप दुनिया में कोई भी सर्कल ले लो, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ये हमेशा एक फिक्स क्वांटिटी निकल के आता है, और यही है हमारा दोस्त मिस्टर पाई। फॉर्मली इस सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया था विलियम जोन्स ने 1706 में, लेकिन इस रेशियो की कहानी 4000 ईयर से भी पुरानी है, और इसके प्रूफ मिलते हैं इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ग्रीक, चाइनीज़ और इंडियन कल्चर्स में। तो की आइडिया ये था कि अगर हम कोई भी एक रेगुलर पॉलीगॉन ले और उसकी नंबर ऑफ साइड्स धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती चली जाएगी ये जो शेप है ये धीरे धीरे कुछ एक सर्कल की तरह दिखने लग जाएगा, और इसी तरह पाई को निकालने का काम शुरू हुआ। तो कहानी शुरू करते हैं आज से 2300 ईयर्स अगो आर्किमिडीज के ज़माने से। और आर्किमिडीज का नाम सुन के डेफिनेटली आपके मन में यही स्टोरी याद आती होगी। तो पाई का पता लगाने के लिए आर्किमिडीज ने एक बहुत ही शानदार एल्गोरिथम बनाया। इसमें उसने एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया और उसके बाहर एक स्क्वायर बनाया। तो इंटरेस्टिंगली अंदर वाले स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी वो सर्कल से तो डेफिनेटली छोटी होगी, और बाहर वाले स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी वो सर्कल की बाउंड्री से ज़्यादा होगी। इसका मतलब इन तीनों अलग अलग फिगर्स के लिए अगर हम पाई कैलकुलेट करें तो उसका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा कि स्क्वायर की बाउंड्री छोटी होगी, सर्कल की उससे ज़्यादा होगी, और बड़े वाले स्क्वायर की बाउंड्री सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन इसमें एक दिक्कत अब यह आने वाली थी कि एक स्क्वायर का डायमीटर क्या हो सकता है, क्या वो उसका साइड हो सकता है या उसका डायगोनल हो सकता है। तो आर्किमिडीज ने बोला क्यों ना हम दोनों को ही लेके कैलकुलेट कर लें। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे पाई की जो वैल्यू है वो इस रेंज में कहीं पे आती है इस स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। लेकिन अगर हमारे पास टाइम और पेशेंस है हम इसी चीज़ को करते जा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, और इसी वजह से इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ एग्जॉशन। आर्किमिडीज गॉट अप टू 96 साइडेड पॉलीगॉन एंड दैट वाज कॉल्ड एनाकोंटाकाई हेक्सागन। आई होप मैंने सही बोला हो। तो फाइनली उन्हें जो वैल्यू मिली थी वो पाई की इस रेंज में मिली थी, और यही आर्किमिडीज का आखिरी कंट्रीब्यूशन भी था साइंस के तौर पे। बिकॉज इन 212 BC जब रोमन सोल्जर्स ने उनके होम टाउन सायराक्यूज में इन्वेड किया तो उनके आखिरी वर्ड्स यही थे, डू नॉट डिस्टर्ब माई सर्कल्स, रेफरिंग टू द सर्कल जो उन्होंने मैथमेटिकल ड्राइंग्स में बना रखा था। एंड द यूरोपियन प्रोग्रेस विद द स्टडी ऑफ पाई died with Archimedes for more than 1000 years. Fortunately, दुनिया में और भी सिविलाइजेशंस थी जो कि पाई की स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे, जिसमें चाइना, पर्शिया और इंडिया ने बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रोग्रेस दिखाई इन द स्टडी ऑफ पाई। चाइनीज़ लोगों ने बिल्कुल आर्किमिडीज की तरह मेथड ऑफ एग्जॉशन को ही यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे पेरीमीटर्स को लेने की जगह उन्होंने एरियाज को कंसिडर किया। और सबसे पहले लियू हुई ने एक पॉलीगॉन लिया जो कि 3072 साइड्स का था, और उन्होंने पाई की करेक्ट वैल्यू अप टू 5 डिजिट्स निकाली। इसके लगभग 200 साल के बाद एक और चाइनीज़ मैथमेटिशियन सामने आए, और मैं इनका नाम नहीं लेने वाला क्योंकि पक्का गड़बड़ होगी। इन्होंने भी एक पॉलीगॉन लिया जिसमें 12,288 साइड्स थे, और उन्होंने पाई की जो वैल्यू थी उसको करेक्टली अप टू 6 डिजिट्स तक निकाली। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था
जिसे अगले 800 ईयर्स तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू दीज कैलकुलेशंस, और वो सिर्फ समझने को ही मुश्किल नहीं थी, उनको लिखना और ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जल्दी ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी, क्योंकि दो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आने वाले थे, इंडिया और पर्शिया से। तो इन आइडियाज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे दोस्तों से। तो ये है रॉबिन और ये है बिट्टू, दोनों बढ़िया मस्ती में। और रॉबिन बोलता है कि मेरा जो वेट है वो 70 kgs है, लेकिन बिट्टू कुछ नहीं बोल रहा है, बिट्टू मज़े में। दोनों मिलके बोलते हैं कि हमारा टोटल जो वेट है वो 125 kg है। तो धीरे से बिट्टू बोलता है मेरा वज़न कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम बिल्कुल सिंपल अरिथमेटिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ से रॉबिन का वेट प्लस बिट्टू का वेट इक्वल्स 125 kg। 70 को राइट साइड को दा दूँ तो हमारे पास बिट्टू का जो वेट है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज़ 55 kgs। सो इस एग्जाम्पल में हमने अपने दोनों रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को यूज़ किया विदाउट एनी एफर्ट। तो पहला आइडिया ये था कि हमने बड़े बड़े नंबर्स को सिंपल नोटेशन में, जैसे 1, 2, 5 एंड 70 को 70 इन नोटेशंस में लिखा। इन नोटेशंस को हम काफ़ी हल्के में लेते हैं आजकल। लेकिन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस दीज नंबर्स यूजिंग दीज 10 सिम्बल्स एंड द प्लेस वैल्यू नोटेशन, जिसमें जो सिंबल का पोजीशन है उस नंबर के अंदर, वो उस नंबर का साइज बताएगा। और इसको यूज़ करके काफ़ी सारी बहुत ही ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस भी धीरे धीरे सिंप्लीफाई होती चली गई। और अगर आप सोच रहे हो कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन ट्राई दीज कैलकुलेशंस यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, तो आपको समझ में आएगा कि उस दौरान कितना टफ था कैलकुलेशंस को करना। और ये जो सिंबल्स आज हम यूज़ करते हैं, ये आज से 1600 ईयर्स अगो इंडिया में ही डेवलप किए गए थे। और जल्द ये सिंबल्स पहुँचने वाले थे पर्शिया, और यहीं से आया था दूसरा रेवोल्यूशनरी आइडिया। अपने एग्जाम्पल में हमने देखा कि बिट्टू के वेट को हमने कुछ x से रिप्रेजेंट किया हुआ था, और यही एबिलिटी टू राइट एनी अननोन वैल्यू एज एन अल्फाबेट, मे बी x, y, z, कुछ भी ले सकते हो, यही अपना सेकेंड रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो इस तरीके से मेथड ऑफ मेकिंग द इक्वेशंस एंड उनको सॉल्व करना ही अलजेब्रा कहलाता है। इसको ओरिजिनली तो एंशिएंट बेबीलोनियंस एंड ग्रीक मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया था, लेकिन ट्रूली इस्टेब्लिश किया इसको पर्शियन मैथमेटिशियन और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने। और यूजिंग डेसिमल नोटेशन एंड अलजेब्रा अलाउड फॉर मच ईजियर कैलकुलेशन अक्रॉस ऑल द मैथमेटिक्स। और इसने पूरी दुनिया के सारे मैथमेटिशियंस को एकदम टर्बोचार्ज कर दिया था। और इन न्यू मैथमेटिकल टूल्स एंड रीन्यूड इंटरेस्ट के साथ यूरोप वॉज बैक इन द गेम। इसके बाद 1613 में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई निकाली थी ऑस्ट्रियन एस्ट्रोनॉमर फ्रिस्ट्योफ रिएनबर्जर ने, वही पुराने पॉलीगॉन मेथड से। और इन्होंने एक पॉलीगॉन लिया था जिसमें 10 to the power 40 साइड्स थी, और इससे उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की थी अप टू 38 डेसिमल प्लेसेस। देन सबने सोचा ये काफ़ी सफिशिएंट वैल्यू ऑफ पाई है, और सारे मैथमेटिशियंस ने इसको यहीं छोड़ दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि इसके बाद जो अमेजिंग दौर चालू होने वाला था, वो पाई के कैलकुलेशंस को एकदम नेक्स्ट लेवल ले जाने वाला था, और वो दौर था द इनफाइनाइट रेवोल्यूशन का। और उसे आप देख पाओगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो स्टे ट्यून्ड गाइस।